गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने इशूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ और एमएसपी देखा था। अभी आज अपन देखेंगे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, हाउ इट फंक्शंस एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस और रिफॉर्म्स जो डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में बाय डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट। ओके, देन बफर स्टॉक पढ़ना है, व्हाट इज़ बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी। और ये जो टेक्नोलॉजी मिशंस है, ये आप देखो इसको पीआईबी और डिफरेंट जो सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर, बोले तो करंट अफेयर नहीं, मतलब जो कंटेम्प्रेरी चेंजेस होते हैं पीडीएस में, जो एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन होता है, और टीपीडीएस का मतलब टीपीडीएस बोले तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, in order to improve efficiency and transparency of distribution of food grain system. So they are the मतलब एक एक जो अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। देखो, जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो आईसीटी की बात आती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। समझ में आ रहा है ना? ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और जो मतलब इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सिस्टम जो है, इसको अगर इंश्योर करना है तो इन तीनों को साथ में आना पड़ेगा, है ना। अब ये जो तीनों साथ में आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल तीन कलर जो ट्राई कलर होते हैं, जब वो तीनों मिलते हैं तो एक इंडियन फ्लैग बनाते हैं। तो आईसीटी मिला जब मिलता है तो एक गुड गवर्नेंस की नींव खड़ी करता है। अभी व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, ये मैं लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ। गुड गवर्नेंस इज एनीथिंग विच कंसिस्ट ऑफ E square 80 R square CEP. What is E square 80 and R square CEP? Effectiveness, efficiency, accountability, transparency, rule of law, responsiveness, citizen-centric growth, consensus-based decision making. E for efficiency and people participation. Okay. Now मतलब अब आप समझो इस चीज़ को कि जिस चीज़ में ये सारे या इनमें से कुछ भी होगा तो दैट विल बी गुड गवर्नेंस, और दैट विल एक्चुअली गुड गवर्नेंस अचीव करने के बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव टूल्स क्या है? इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। आप चीज़ों को डिजिटलाइज कर दो, आप चीज़ों को मतलब फेसलेस बना दो, और थोड़ा सा फेसलेस, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कैशलेस इकोनॉमी नहीं चाहिए अपन को कम्प्लीटली, अपन को लेस कैश इकोनॉमी चाहिए। तो जहाँ पे पॉसिबल है उधर पे टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन करा दो, और तो उससे क्या होगा? उससे करप्शंस नहीं बढ़ेंगे। अब जो हैंड टू हैंड करप्शन होते हैं, दैट विल बी मिनिमाइज टू द लेवल दैट इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, people centric growth, as well as there will be transparency and accountability in the system. तो टेक्नोलॉजी मिशंस आर मीन टू डू। अभी आज अपन देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाउ इट फंक्शंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस, what are the reforms introduced in different phases, and why they are introduced, what are the reason, what are their impact, reforms, like in 2021 November, government introduced end-to-end computerization of TPDS, as I already mentioned you। तो अभी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पीडीएस सिस्टम पे? तो और मतलब कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, कैसे होगा ये, तो ये सारा कुछ देखते हैं अपन। ये लास्ट टाइम अपन अब ये फार्म सब्सिडीज़, एमएसपी, ये सब तो देख चुके थे। अभी एक मोटा मोटा सब बताता हूँ क्या चलता है सिस्टम में। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर होता है, अभी एग्रीकल्चर सीज़न आता है तो क्रॉपिंग पैटर्न स्टार्ट होता है, उससे कोई क्रॉप बनती है। अभी क्रॉप और प्लांट में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। व्हेन न्यू प्लांट इज इंडिविजुअल मोआइटी, एंड व्हेन द सेम टाइप ऑफ प्लांट इज ग्रोन ऑन टू द फील्ड, इट बिकम क्रॉप। सो जो क्रॉप होती है, अभी क्रॉप एमएसपी पे लास्ट क्लास में बताया था, एमएसपी पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी दैट इज़ एफसीआई प्रोक्योर कर लेती है। अभी जब वो प्रोक्योर करती है तो ऑब्वियसली स्टोर करेगी, स्टोर करके ट्रांसफ़र करेगी, किसको ट्रांसफ़र करेगी? स्टेट्स को ट्रांसफ़र करेगी, या फिर कुछ मार्केट डिमांड को फुलफ़िल करेगी। अब कैसे करेगी वो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मतलब एफसीआई जो एमएसपी पे क्रॉप खरीद रही है फार्मर्स से, उसका ये तीन काम करेगी। पहले स्टोर करेगी, जो स्टोर करिए
उसका फ्यूचर में क्या करेगी वो बताता हूँ। स्टेट्स को ट्रांसफ़र करेगी और कुछ मार्केट डिमांड को कैटर करेगी। अभी जो स्टोर किया है इसमें से भी कुछ स्टेट्स को ट्रांसफ़र करेगी और कुछ होता है बफर स्टॉक। अभी जो बफर स्टॉक होता है वो स्टोर जब स्टोर किया जाता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज स्टोरेज पे रखता है। तो अपन को क्या पढ़ना है, ये जो ट्रांसफ़र किया है स्टेट्स को ये पढ़ना है, क्योंकि इसके थ्रू ही पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू लुक इज पीडीएस, सेकंड इज बफर स्टॉक और थर्ड इज जो मैकेनिज्म इधर पे लगती है इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इंक्लूजन होता है, ये सारा कुछ देखना है अपन को। और कैसे ये सब फूड सिक्योरिटी को लीड करता है। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस, हाउ इट इज़ इट इम्पैक्ट इंडियन फूड सिस्टम, फिर उसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, ये सारा कुछ देखना है। ठीक है, तो अभी अपन आते हैं पीडीएस पे। तो इतना तो बेसिक समझ में आ गया होगा। पीडीएस स्टैंड्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी स्टेट पीएससी में 3 मार्कर आ जाता है, जैसे इस बार एमपीपीएससी में आया था, आई थिंक सो इस बार आया था कि मिड डे मील स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या हेल्थ मिनिस्ट्री ये वो लगा के आए थे। इट वॉज एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अभी आप देखो मिड डे मील जो है ना, ये कैसे, ये किसको हिट कर रही है, इट इज़ हिटिंग द एजुकेशन सेक्टर। और एजुकेशन सेक्टर में इसका मेन पर्पस क्या है, न्यूट्रिशियस फूड तो देना है, ये तो है, लेकिन इसका पर्पस है अटेंडेंस को बढ़ाना है। अटेंडेंस मतलब जो बच्चे हैं वो स्कूल आएंगे बिकॉज दे आर गेटिंग फूड फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई न्यूट्रिशन। ओके, सो दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ मिड डे मील इज़। मिड डे मील इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 1990s वाले पीरियड में, एग्जैक्ट ईयर देख लेना, बट इट वॉज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हु इंट्रोड्यूस इट। सो लाइकवाइज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक। अभी इसके अंदर क्यों आता है ये आप सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब अपन देखते हैं कि कैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क करता है। तो राइट फ्रॉम द क्रॉप कल्टिवेटेड, जो कल्टिवेटेड क्रॉप है उसको प्रोक्योर करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो प्रोक्योरमेंट की स्टेज होती है उस स्टेज से एंड स्टेज तक, जब तक वो राशन शॉप्स में, राशन शॉप्स बोले तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव, मतलब फेयर एफआरएस बोलते हैं उसको, देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, एफपीएस बोलते हैं, एफपीएस फेयर प्राइस शॉप्स। ओके, इनको राशन शॉप्स बोलते हैं। अपन इधर से इधर तक की जो मैकेनिज्म फॉलो होती है उसको पढ़ना है अपन को, कौन क्या करता है। तो वो देखते हैं अपन, स्टेट और सेंटर दोनों का रोल होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑपरेटिव बनाने के लिए। तो व्हाट आर द रोल्स, व्हाट आर द फंक्शंस विच सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म इन पीडीएस। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, एमएसपी पे प्रोक्योर करेगी, अभी बताया था स्टोर। अभी प्रोक्योर करेगी तो क्या मतलब मार्केट में ऐसे छोड़ तो देगी नहीं कि जाओ मतलब बिकने दो, इसको स्टोर करके रखेगी, डिमांड सप्लाई को कैटर करेगी। दिस डिमांड सप्लाई कैटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली जब स्टेट्स को ट्रांसफ़र करेगी तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। तो दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड देन बल्क अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये सारा कुछ काम कौन करेगा, सेंटर करेगा। अभी अलोकेट हो गया, अभी सेंटर ने स्टेट को ट्रांसफ़र भी कर दिया। अभी उसके बाद जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जैसे कि विद इन स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट को कितना देना है, किस एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है, तो कहाँ पे फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं दे विल क्रिएट अ प्लानिंग रोड मैप कि इतने चंक्स में अपन को इतनी जगह पे स्टेट के अंदर इतने डिस्ट्रिक्ट्स में इतना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। अभी इनका फंक्शन होता है एलोकेशन विद इन स्टेट्स, फंक्शनिंग एंड सुपरविजन ऑफ एफपीएस। अभी ये समझो आप, फंक्शनिंग एंड सुपरविजन ऑफ, तो इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट विच इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी इंक्लूजन कराने में, इम्प्लीमेंट कराने में जो रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ऑल्दो मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन का रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, अब
जैसे अभी बताया आपको कि सुपरविज़न का काम और फंक्शनिंग ऑफ एफपीएस का काम कौन करता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अभी इसके साथ साथ दो काम और हैं, इसमें लिखना भूल गया मैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ऑब्वियसली इसमें कॉमन सेंस का यूज़ करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड इज़ जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज़ है। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज इज़ वेरी क्रूशियल थिंग विच नीड्स टू बी डन इन वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, लेकिन वो नहीं हो पाता है। इस कारण से जो गोस्ट बेनिफिशियरीज हैं दे टेक ऑफ बेनिफिट्स। तो इस कारण से जो 2021 में एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन किया था टीपीडीएस का, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ टीपीडीएस, तो इसने क्या किया था, इसने इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर दिया था, जिससे जो डिफरेंट जो बेनिफिशियरीज हैं दे आर नॉट एबल टू फीच दैट, जो मतलब बेनिफिट उनको मिल रहा था वो नहीं मिला उनको, और जो पीडीएस का सिस्टम है वो एफिशिएंट हो गया। तो ये एंड टू एंड जो कंप्यूटराइजेशन का जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, इसको आप पीआईबी से पढ़ लीजिए। 14 दिसंबर 2021 का पीआईबी है, आप गूगल करिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हाउ पीडीएस इवॉल्व। तो पीडीएस इवॉल्व होने की कहानी ऐसी है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस टाइम पे आपको पता होगा सीवियर फूड क्राइसिस था। तो देयर वाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच वाज इम्पोर्ट डिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपना एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था। बैकवर्ड किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने। कैसे बनाया था वो अपन हिस्ट्री में देखेंगे, बट याद रखना कि अपना पीडीएस राइट फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम डेटेड ये स्टार्ट हो गया था, और तब से ये फंक्शनिंग है। लेकिन इनिशियली इट वाज इम्पोर्ट डिपेंडेंट। देन 1960s में फूड शॉर्टेज हुआ था, एज पर आई थिंक दिस वाज अ इंसिडेंस विच एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट। तो इसके चलते एफसीआई और सीएसीपी 1964 के अराउंड 63-64 एग्जैक्ट ईयर्स देख लेना, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद जब 1967 में 1967, 68, 69 3 ईयर्स में जब बहुत ज़्यादा मतलब फूड क्राइसिस चल रहा था, तो उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और साथ साथ में यूनिवर्सलिस्टिक पीडीएस का स्टार्ट किया। मतलब जो पीडीएस सिस्टम है, इट इज़ नॉट फॉर अ ग्रुप और अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट इट विल बी फॉर एवरीबडी। और ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया यूनिवर्सलिस्टिक पीडीएस, इसने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया, लेकिन इंश्योर हो नहीं पाया। अभी व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? तो फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा पर्पस है। तो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। फूड सिक्योरिटी इज़ नथिंग, इट इज़ अ तो फूड सिक्योरिटी इज़ बेसिकली is a condition which prevent malnutrition. So actually what is food security? Food security is a state or condition of having social, physical, economic access to what? Access to food. One, food. Second, that food must be accessible, affordable and nutritious. Then only, और ये सारा कुछ किसके लिए होना चाहिए? ऑल द पीपल 24/7। अभी इसको समझो, मैं थोड़ा सा और क्लियर करके बताता हूँ इसको। व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी? तो फूड सिक्योरिटी इज़ अ कंडीशन, इज़ अ स्टेट। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी, इसको याद ही कर लो अभी मेरे साथ। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी इज़ अ स्टेट ऑफ what is it is a state of having, मतलब have and have nots वाला कंडीशन लगता है ना मार्क्स वाला। तो having what? social, physical and economic access. What? social, physical and economic access to sufficient, अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस फूड। किसके लिए? ऑल द पीपल ऑल द टाइम, मतलब 24/7। तो फूड सिक्योरिटी इज ए स्टेट ऑफ हैविंग सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, अफोर्डेबल, न्यूट्रिशियस फूड
ऑल द पीपल ऑल द टाइम, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। आप इसकी डेफिनेशन याद कर लोगे ना, अभी कोई भी क्वेश्चन फूड सिक्योरिटी पे आता है तो ये आपको इससे ही स्टार्ट करना है। कभी कभी तो इससे आंसर्स बन जाते हैं 10 मार्कर यार। मतलब आप समझो, ये जो डेफिनेशन है WHO की किसकी है देख लेना, वो मतलब मैटर ऑफ डिस्कशन बनेगा बाद में। पहले इसको समझो कि जितने जितने लोग हैं कंट्री में, जितने लोग हैं, ऑल द पीपल 24/7, जब उनको सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू अफोर्डेबल न्यूट्रिशियस एंड सफिशिएंट फूड। सफिशिएंट मतलब अगर कोई 5 kg कंज्यूम करता है ना, तो 5 kg, और वो 5 kg जो कंज्यूम करता है वो उसके घर के आसपास होना चाहिए, जहाँ जहाँ तक वो जाके ईजिली ले सके। और जो 5 kg फूड है ये रोटन नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी न्यूट्रिशियस, इट मस्ट हैव सम न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो दैट इज़ व्हाट द फूड सिक्योरिटी। अभी फूड सिक्योरिटी का मैं 2-3-5 मिनट का एक बहुत प्यारा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप एक बार उसको भी देख लेना, ठीक है। अभी देन ये 1970s का ईयर चल रहा था, फिर देन इंट्रोड्यूस TPDS, और आज भी TPDS ही चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, व्हेन यू विल टारगेट द particular section of society explicitly, then only food security can be ensured। रियली ये मतलब परम सत्य है, अभी इसमें आप झुटला नहीं सकते हो। आप जब सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो मार्जिनलाइज्ड है, जो वल्नरेबल है, जो दलित है, मतलब जो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, उसको जब आप मतलब टारगेट करेंगे तभी फूड सिक्योरिटी इंश्योर होएगी, है ना। तो डिफरेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, व्हाट आर दोज रिफॉर्म्स अपन देखते हैं, ठीक है। देन TPDS system of BPL start in 2000, I think it was year 2000 when the scheme अंत्योदय अन्न योजना was introduced। इसमें इसी के अंदर, इसी अंत्योदय अन्न योजना को बेसिस बनाते हुए डिफरेंट रिफॉर्म्स इन टेक इनेबल्ड सिस्टम और टेक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए 2013 में, NFSA लेके आए। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी NFSA के अंदर क्या क्या है, क्या उसमें टूल्स यूज़ होते हैं, क्या उसमें 2 कैटेगरी हैं जिनके अंदर बेनिफिशियरी डिसाइड होते हैं। तो ये सारा कुछ आप जब देखोगे आपको बहुत ही मतलब इनलाइटन हो जाओगे, आप समझ रहे हो ना। तो वो अपन देखते हैं। देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, अभी बताया है कि FCI प्रोक्योर एट MSP फ्रॉम फार्मर, का चेंज कर लेते हैं, FCI प्रोक्योर एट MSP फ्रॉम फार्मर। दिस फार्मर से जो MSP प्रोक्योर किया उसको स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट को CIP बोले तो सेंट्रल इशू प्राइस। ये याद रखना, ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट गॉट दिस फूड ग्रेन एट CIP, सेंट्रल इशू प्राइस। अभी इसको वो मतलब ट्रांसफ़र करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर देन देयर विल बी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन, सुपरविजन एंड फंक्शन ऑफ FPS ही आ गया। व्हाट इज़ FPS इज़ नथिंग बट इट इज़ फेयर प्राइस शॉप। इनको राशन शॉप्स भी बोलते हैं। इन राशन शॉप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको समझ लेना। मतलब इसको एक बार आप खुद से देखना, जो राशन शॉप्स आपके घर के पास ही होते हैं, इनको देखिएगा आप एक बार, आपको समझ में आएगा कि व्हाट द फंक्शन। सो दिस इज़ हाउ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये मेरे नोट्स से मैंने इसको क्रॉप करके डाला है इधर पे। तो दिस इज़ हाउ FCI functions, this is how PDS functions, this is what the functions of state and central government। ये सारे अपने सिलेबस का पार्ट है, तो इसको एक बार देख लेना। अगर कभी सीधा क्वेश्चन आए तो यही बना के आ जाना, यू विल गेट गुड मार्क्स। और ये शो करता है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है। व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वी विल सेटल इट इन पॉलिटी क्लासेस, बट अभी सुन लो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डायनेमिक फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी इन विच डिवीजन ऑफ पावर इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। सिंपल, अभी जो बोला है ये आप समझ जाएं तो अच्छा है, वरना पॉलिटी जब क्लास आएगी तो मैं बताऊंगा। तो याद रखना, PDS अपना जो TPDS है, TPDS आफ्टर NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, it is based on what? Cooperative federalism। Then comes objective, ये प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। मैं बताया अभी बफर स्टॉक मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। फूड सिक्योरिटी, बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, ये सब कुछ बहुत कोरिलेटेड कंसेप्ट है। फूड सिक्योरिटी बता दिया है,
व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। अभी मैं बोलूँगा व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, इसके पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इज अ सिचुएशन, स्टेट और कंडीशन ऑफ सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू न्यूट्रिशियस सफिशिएंट फूड फॉर ऑल द पीपल ऑल द टाइम, दैट इज़ 24/7। मतलब आप इन डेफिनेशंस को याद करो, डेफिनेशनल अप्रोच रखो, सोचो कि क्या लिखूंगा मैं पेपर में जब क्वेश्चन आ जाएगा फूड सिक्योरिटी का, तब मज़ा आएगा और तब आप लिख पाओगे, है ना। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, प्रिवेंट मोनोपोली ऑफ प्लेयर प्राइवेट प्लेयर, सोशल सिक्योरिटी। व्हाट इज़ सोशल सिक्योरिटी? अब ये आपका मतलब सॉर्ट ऑफ बच्चों वाला होमवर्क है कि व्हाट इज़ सोशल सिक्योरिटी। आप ILO की डेफिनेशन देखो, है ना। व्हाट इज़ सोशल सिक्योरिटी बहुत ही ईजी है ना। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, इसमें CAG की रिपोर्ट है कि अराउंड 10 लाख गोस्ट बेनिफिशियरीज हैं। व्हाट? 10 लाख गोस्ट बेनिफिशियरी हैं ऑफ PDS, मतलब ऑफ जो PDS के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स होता है पूरे कंट्री में 10 लाख बेनिफिशियरीज हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी में। अभी क्या सिस्टम है इसको देख लेना, दिस वॉज CAG रिपोर्ट, मैं उसने जो कोट किया था मैंने आपको बता दिया। देयर आर फूड लीकेजेस ऑब्वियसली, मतलब कभी कभी गाड़ी की गाड़ी किसी और को ट्रांसफ़र किए जाते हैं एट, मतलब जो जो डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर इंडिविजुअल हैं, जो रिच पर्सन मर्चेंट्स हैं, उनको बेच दिए जाते हैं एट हाई कॉस्ट। और इससे क्या होता है, इससे फूड सिक्योरिटी थ्रेटन होती है, इससे जो सोशल सिक्योरिटी है वो थ्रेटन होती है। और आपको पता होगा ये सब होता है, मतलब इफ़ यू आर नॉट अवेयर, बी अवेयर अबाउट योर सिचुएशन, वॉट मतलब बी अवेयर अबाउट योर सर्कमस्टांसेस, आपके आसपास क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। देन शॉर्टेज प्रॉब्लम ड्यू टू ओपन एंड प्रोक्योरमेंट, ये कंसेप्ट क्या है ये समझ लो। व्हेन फूड स्टफ इज प्रोक्योर्ड एट MSP, मान लो जो फूड प्रोड्यूस हुआ था उसकी प्राइस कम हो गई, अभी जब कम होगी तो वो MSP पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। अभी जब MSP पे प्रोक्योर करेगी तो डिमांड जो मतलब फूड ग्रेन्स हैं वो मार्केट में उनका क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इनकी प्राइस बढ़ जाएगी आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये जो डिमांड सप्लाई है इसको मेंटेन करना पड़ेगा। इट इज़ अ टफ टास्क व्हेन द ओपन प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज़ ऑन। देन शॉर्टेज प्रॉब्लम बता चुका हूँ। देखो MSP कुछ क्रॉप्स पे होती है, 22 क्रॉप्स पे, तो जब 22 क्रॉप्स पे होती है उसमें से मेजोरिटी 14 क्रॉप्स जो हैं वो खारिफ क्रॉप हैं, और 6 क्रॉप्स राबी क्रॉप हैं, और +1 दैट इज़ शुगर केन। तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट इन सेंस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को डिस्करेज करती है। तो दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा तो सॉइल फर्टिलिटी अच्छी होगी। बताया था मैंने बेसिक, मैंने जो एक हफ्ते पहले जो क्लास डाली थी उसमें आप एक बार देखो आपको समझ में आएगा। देन अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो डेटा और फैक्ट्स हैं ये आपको निकालना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आई विल नॉट give you everything on hand, okay? You need to work hard, you need to collect information, you need to read more, then only your understanding in your answers will be up to the mark. आपको 4-5 नंबर लाना है 10 नंबर के क्वेश्चन में, उसके लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगी। ये मोटा मोटा हिसाब में जो दे रहा हूँ ना, मतलब एक एक टॉपिक 1-2 घंटे में हो रहा है, मतलब आप समझ रहे हो ना क्या चल रहा है ये। अभी वादबा कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी ये पढ़ लो यार। अपन ने एग्रीकल्चर में 3 कमेटी पढ़ी थी, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, स्वामीनाथन कमेटी, अशोक डलवाई कमेटी एंड केलकर कमेटी। फिर केलकर कमेटी और स्वामीनाथन कमेटी को अपन ने कहाँ पढ़ा था? फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम्स में, सब्सिडी के इश्यूज़ में, है ना। अभी अपन पढ़ रहे हैं जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंदर पढ़ रहे हैं जो प्रॉब्लम है उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो उसके लिए वादवा कमेटी है। आधार इंटीग्रेशन करो। अभी आधार इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? देखो, आधार इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और ये बेनिफिट्स किसको देना है, ये आधार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट सिस्टम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल हुआ। देयर आर
around 3 to 4 crore bank accounts which are opened in those areas where banking system was not yet started before 10 years. 2010 में ऐसे 2 से 3 करोड़ बैंक अकाउंट थे, मतलब जो आज हैं, और उस टाइम पे जो पॉसिबल भी नहीं थे बिकॉज देयर वाज नो बैंकिंग सिस्टम. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण ये पेमेंट पॉसिबल हो पाए. तो डिजिटलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड, जैसे फॉर एग्जांपल डिजी लॉकर, ये डिजी लॉकर में आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फीड कर सकते हैं. लाइकवाइज राशन कार्ड को भी आप उसमें फैच कर सकते हैं. अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आपके राशन कार्ड को ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड किया है देन ओनली. फिर उसके बाद कंप्यूटराइजेशन ऑफ एफपीएस. व्हाट आर एफपीएस? एफपीएस आर फेयर प्राइस शॉप्स. अभी प्रॉब्लम इसी लेवल पे है. क्या रहता है ना कि जो इधर पे जो मिडिल मैन्स होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंटेड पर्सनस होते हैं एफपीएस पे, दीज आर वेरी ग्रीडी पर्सनस. मतलब नॉट ऑल आर वेरी ग्रीडी पर्सनस बट मोस्ट ऑफ देम. तो ये क्या करते हैं, दे यूज टू डाइवर्ट दिस वट एवर द ट्रक ऑफ चंक्स ऑफ फूड ग्रेन्स आर कमिंग टू दैम. मतलब जितना भी फूड ग्रेन आता है पीडीएस पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दे यूज टू ब्लैक मार्केट दोज फूड ग्रेन. अभी ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ, अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन. ये जो करप्शन का एक्सेप्टेंस है ना अपनी सोसाइटी में कि पैसा कमा रहे हैं, किसी भी सोर्स से होना चाहिए, दिस इज़ अ मेजर इशू. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है. ओके, देन देयर कम्स यूज़ ऑफ जीपीएस टू लोकेट स्टॉक एंड ट्रांसपोर्ट. अभी ये सारा कुछ यही जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको ही कंसोलिडेट करने के लिए हो रहा है. अभी जो ट्रक आ रहा है वो ट्रक एफपीएस शॉप्स में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? वो ट्रक अपनी जगह पे इफेक्टिव डिलीवरी सर्विस डिलीवरी में जो स्टेप्स और जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो कर रहा है कि नहीं? कहीं पे एक एक दो दो दिन खड़ा तो नहीं है. क्योंकि अगर ट्रक्स डिले करेंगे तो जो वीट है, जो डिफरेंट क्रॉप्स है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दे विल गॉट डिटोरिएट. रॉटन वीट का जो आपको सिस्टम पता होगा. और आपको एक चीज़ मतलब मैं बताना चाहता हूँ, there is 36% leakage of rice and wheat in public distribution system as quoted by नीति आयोग. This is a fact. मैं आपको बता रहा हूँ सच ओरली, क्योंकि आप समझो मतलब 1/3 लीकेजेस में जा रहा है. पीडीएस का जो जो बेनिफिट है वो लीक हो रहा है. अभी सोशल सिक्योरिटी कहाँ आ रही है? नहीं आ पा रही है जितनी आना चाहिए. बिकॉज अगर 90% प्लस जब तक बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंच रहा है, दैट इज़ नॉट एफिशिएंट सिस्टम. एफिशिएंसी तो 99% भी हो सकती है, 100% इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फ्लॉस, बिकॉज ऑफ सम फंक्शनल फ्लॉस नहीं हो सकती है. अभी इसके बाद ये आप बहुत अच्छे से याद कर लो. आप थोड़ा इसके बारे में सोचोगे. आई थिंक यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर. ठीक है. देन कम्स पार्लियामेंट्री कमेटी. उन्होंने बोला स्टोरेज कैपेसिटी को इम्प्रूव करो. कैसे करो? मतलब ये आपको देखना है, आपको नहीं देखना है. ये आप इसमें मतलब इसमें आप देखो कि स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव करोगे. जब आप स्मार्ट स्टोरेज ऑप्ट करोगे. व्हाट इज स्मार्ट स्टोरेज? आप हैपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर वाले जो फिल्टर्स हैं इनको एयरेशन प्रॉपर करोगे, कंडीशनिंग प्रॉपर करोगे, है ना. और जो डिफरेंट जो गोडाउंस बनाए जाते हैं इसमें जो मतलब सनरूफ्स होते हैं, यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सच सनरूफ्स, एयरेशन फिल्ट्रेशन वाला जो मैकेनिज्म है. तो दैट विल इम्प्रूव स्टोरेज कैपेसिटी एंड थस इट विल अगेन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड और क्रॉप दैट इज केप्ट इन द गोडाउंस. फिर इसके बाद व्हाट आर द इशूज इन बफर स्टॉक. अभी ये भी मैंने अपने नोट से क्रॉप करके इधर डाला है बिकॉज मेरा मन नहीं हो रहा था इसको लिखने का. तो व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक इज अ पूल ऑफ certain commodities, that is wheat, rice, which are maintained to provide food security. देखो बफर स्टॉक मतलब स्टोरेज मतलब टू स्टोर in order to ensure food security. What is food security? Food security is a condition, is a state of social, physical and economic access to sufficient, affordable
न्यूट्रिशियस फूड ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप इसको रट लो, याद कर लो, समझ लो, आपको जो करना है कर लो, बस आप ये भूलना नहीं यार, है ना। बिकॉज if you are providing food security, it can only be ensured when your storage capacity is good, when your PDS system is efficient, okay, when you're opting TPDS, which is based on end-to-end computerization, then only this is possible, then only this good governance वाला mechanism or will be achieved. So good governance मतलब क्या होता है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अभी मैक्सिमम गवर्नेंस क्या होता है? जब ई गवर्नेंस हो। बस इतना सा, मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, मैंने क्या बोला है आप समझ जाओगे। देन PDS वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, ये आपका काम है। बट बफर स्टॉक वॉज इंट्रोड्यूस इन 4th 5-year प्लान। अभी 4th 5-year प्लान कौन सा था ये आपको देखना है ना। बट इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 4th 5-year प्लान। ये आपको मतलब प्रीलिम्स में आई डोंट थिंक सो पूछा जाएगा, बट याद रख लो 4th 5-year प्लान, ओके। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग बफर स्टॉक, मैं अभी बताया था 1964 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। FPI एंड दिस CACP कब एस्टेब्लिश हुआ था ये आप देख लेना, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। फिर इसके बाद बेटर रिटर्न फॉर फार्मर, फूड स्टेबिलिटी, ये सब वही चीज़ें हैं यार पुरानी जो बताया हुआ है मैंने। अभी इसको आप देख लेना एक बार। फिर उसके बाद व्हाट इज़ बफर, हाउ कैन वन अचीव फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी कैसे अचीव कर सकते हो? वैन योर, अभी बताया, वैन योर बफर स्टॉक इज efficient enough, when your buffer stock is up to the mark, when the quantity of buffer which you store is optimum, and then this transfer is very efficient. This buffer stock which is kept by FCI, Food Corporation of India and other central agency, when it is transferred to state government, जब ये जो फूड है ये स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होगा, ये जो सिस्टम इसमें फॉलो होगा ये एफिशिएंट होगा। when this transfer food is again transported to FPS, fair price shops, ration shops, and then this ration shop wala system is efficient enough, is effective enough, then only food security can be achieved। मैं अगेन चिल्ला के बोल रहा हूँ आपको ये अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज अपने पास फूड सिक्योरिटी है, अपन बोल सकते हैं, बिकॉज द पॉलिसी विच गवर्नमेंट इज ऑप्टेड, ऑल्दो द प्राइस आर राइजिंग, this price needs to be tackled in different manner, but what needs to be sorted here is food security. How can you achieve food security? By maintaining sufficient and efficient buffer stock, and by making public distribution system more efficient, transparent and accountable in its own manner, okay, then only food security can be achieved। what are buffer stock norms ये अपन को पढ़ना है। buffer stock norms में दो चीज़ें आती हैं, food security stocks आते हैं, एंड देन सेकेंड थिंग इज व्हेन ऑपरेशनल स्टॉक। अभी व्हाट इज दिस आपको देखना है, मैं नहीं बताने वाला। एक मिनट, ठीक, क्या हो गया, ठीक है, तो ये देख लेना थोड़ा सा आप, ठीक है। फिर इसके बाद इशूज़ रिलेटेड टू बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। एफिशिएंट लॉजिस्टिक ये सब देख लेना। इनएफिशिएंट लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बफर स्टॉक सीन्स एज अ ट्रेड स्टॉक, ये WT होगा। मैं इसका वीडियो डालूंगा लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था आपको। देन ओपन ये सब देख लेना आप, ठीक है। देन शांता कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अपन ने 5 कमेटी पढ़ चुके हैं, इन 5 कमेटी को आप याद कर लो, इनकी रिकमेंडेशन देख लो। 3 कमेटी थी जब एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आई थी, उल्टा 3 बना दिया यार, 3 कमेटी। इसमें कौन कौन सी कमेटी थी? एक तो थी अपनी अशोक डलवाई कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी, और थर्ड कमेटी थी क्या थी? केलकर कमेटी। ये थी एग्रीकल्चर की जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो इनकम बेस्ड प्रॉब्लम है और ये सब प्रॉब्लम। अभी इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ो, जो एग्री इनपुट्स हैं वो कैसे इंश्योर होते हैं? सब्सिडीज़ के द्वारा। अभी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, उसको अपन ने देख लिया है। अभी इसमें जो कमेटी जो इसका वे फॉरवर्ड बनाती है उस कमेटी का नाम क्या है? उसका नाम है केलकर कमेटी। अभी फूड प्रोड्यूस हो गया, अभी ये जो फूड प्रोड्यूस हुआ इसका मतलब PDS में ये गया, इस FPS पे गया ये, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ से सोशल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। अभी उसमें क्या करना है? उसमें जो PDS सिस्टम है उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए? इसमें आती है शांता कुमार कमेटी। कौन सी कमेटी? शांता कुमार कमेटी। अभी शांता कुमार कमेटी तो आती है
जब जब प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और बेनिफिट की बात, मतलब ट्रांसफ़र की बात होती है, ये जो मैकेनिज्म फॉलो होती है ना, स्टेट टू सेंट्रल टू स्टेट, इसमें क्या किस कमेटी की रिकमेंडेशन आती है? तो बादवा कमेटी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एक चीज़ छोड़ दी मैंने कि जो डीबीटी मैकेनिज्म फॉलो होती है, मतलब द प्रोसेस ऑफ डीबीटी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के क्या बेनिफिट्स हैं? तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है। बता चुका हूँ व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, BCII, बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस लीकेजेस, citizen empowerment and targeting core beneficiaries. So this is everything for today's class. टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं PDS में, ये आपका काम है देखना। और इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, इसमें आप NCERT में देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। होप सो आपको ये बहुत ही हॉलिस्टिक लगा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया होगा इसने। और कहीं कहीं पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश या फिर टफ वर्ड्स यूज़ करता हूँ, आप इस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं भी इस पर देखूँगा। एंड दिस इज़ ऑल दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, होप यू एन्जॉयड टुडेज़ क्लास। बाय बाय।